नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारत की राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा संविधान के भाग 6 के अंदर स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज के बारे में चर्चा करेंगे कि पंचायती राज के क्या रूपरेखा है, क्या उसका ढांचा है, कब अस्तित्व में आया, इसके लाने का श्रेय किसे जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे अनुच्छेद पूछ सकते हैं, इसका जो इससे जुड़ी हुई कुछ जो मद है, इसके विषय है वो पूछ सकते हैं। तो इसे ध्यानपूर्वक देखना, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है कि ये संविधान विषय या इस चैनल पर आपको पढ़ने में मदद मिलेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। आप परंतु ये वीडियो ज़रूर देखना अंत तक। अब हम बात कर रहे हैं इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पंचायती राज की। तो 1882 का समय था। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में पंचायती राज की शुरुआत की थी, इसीलिए इसे पंचायती राज का जनक कहा जाता है। तो अगर पूछे इतिहास में कि भारत में पंचायती राज का जनक कौन है, तो आपने लॉर्ड रिपन को बताना है। देखिए, आधुनिक पंचायती राज का जनक अलग होगा, उसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पंचायती राज का जनक भारत में पूछे कौन अंग्रेज अधिकारी था, तो वो लॉर्ड रिपन करना है। ये थोड़ा सा प्रश्नों का ध्यान रखना जी। उन्होंने 1882 में सबसे पहला मद्रास के अंदर एक नगर निगम की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले हमें पंचायती राज के कहाँ ढांचा दिखाई देता है, तो वो मद्रास राज्य में दिखता है जी। कि मद्रास जो राज्य था वहाँ पर नगर निगम की स्थापना हुई थी, यानी साउथ के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर हुई थी। तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें दीजिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे, इसका आगे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेगी। इसके आगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये रहेगी कि 1907 के अंदर एक राजकीय आयोग ने विकेंद्रीकरण का पक्ष लिया था। इन्होंने कहा था ठीक है, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्तियां जो है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियां कई हाथों में देना। इसके बाद है जी 1948 के अंदर जनपद योजना यानी मध्य भारत के अंदर यह प्रावधान किया गया था कि जिले स्तर पर दोहरा शासन व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया था। यानी 1948 में ये बात कही थी कि जिला स्तर पर भी दोहरा शासन किस तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने जो जिला स्तर में जो दोहरा शासन चल रहा था उसको अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जो जिला बोर्ड है वो सर्वोत्तम है, हम इसी को ही अपनाएंगे। उसके बाद 1952 में पंडित नेहरू के समय में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये चलाया गया था जी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1952 में हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो थे, इस कार्यक्रम में चलाया गया था। इसमें क्या था, इसमें प्रावधान ये किया गया था कि इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया था जो लगाया, जिन कारणों से इसे रखा गया था, इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी, वो क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे और इनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। इसीलिए क्या हुआ, ये बिल्कुल ही इसका जो ढांचा था वो बिल्कुल ही फेल हो गया। और उसके बाद में बीडीओ का पद का सर्जन हुआ, उसके बाद बीडीओ का पद है वो आ गया था। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये भी एक तरीके से असफल हो गया था। उसके बाद पंडित जो नेहरू है वो गए किसके पास, बलवंत राय मेहता जी के पास में गए, और उन्होंने कहा कि पंचायती राज को किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आप समिति बना दीजिए, हम इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो वो समिति बना देते हैं, जिस समिति का नाम होता है बलवंत राय मेहता समिति। परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है और भी पूछेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था। 1956-57 में गठन हुआ था। और जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी उसमें ये कहा था कि जो पंचायती राज का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना जी कि इसका जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, और जिसमें पहला होगा ग्राम ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए,
और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, इनकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि ग्राम स्तर पर तो होता है पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, और ब्लॉक या तहसील स्तर पर होती है पंचायत समिति जी। इसके बाद है जी जिला स्तर पर होती है जिला परिषद जी। जिले में सबसे बड़ी परिषद जिला परिषद ही होती है जी। तो ये होती है, ये हमने देख चुके हैं। इसके बाद प्रथम पंचायत की स्थापना, यानी जो पंचायती राज की शुरुआत की गई थी 1959 में। बगदरी गांव भी नाम आता है और बड़नगर गांव भी आता है, लेकिन बगदरी गांव है जी, ये थोड़ा सा सही कर लेना, बगदरी गांव नागौर का, जहां पर प्रथम पंचायत की स्थापना की गई थी और वहां पर पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। लेकिन केवल उद्घाटन ही हुआ, उसका आगे कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन 1959 में ही पूरे राज्य के अंदर आंध्र प्रदेश ऐसा था जिसने अपने संपूर्ण राज्य के अंदर पंचायती राज की स्थापना कर दी थी। ये जो प्रॉपर डेट है 2 अक्टूबर का समय था जी। 2 अक्टूबर को नागौर के बगदरी गांव में 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था जी। ये 1959 में था जी। और अगर आपसे प्रश्न पूछे पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, राजस्थान में। अपने पंचायती राज को संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, वो आंध्र प्रदेश है। इस बात का ध्यान रखना जी। आपका कोई भी प्रश्न हो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हो, आपका उसका आंसर दिया जाएगा। उसके बाद जी मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है जी। और वो क्या होते हैं, पंचायती राज के लिए कुछ विशेष प्रावधान करते हैं। वो अशोक मेहता समिति का गठन करते हैं जी। अल्पकालीन सरकार थी, कुछ खास कर नहीं पाए थे। अशोक मेहता जी ने 1977-78 में एक समिति बनाई और उसमें इन्होंने ढांचा बताया था द्विस्तरीय। कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका ढांचा द्विस्तरीय होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को समाप्त करने की बात कही थी, यानी गांव में ग्राम पंचायतों की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार पर निर्भरता समाप्त करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिए जाने की बात राजनीतिक दलों ने खुलकर भाग लेने बात कही गई थी। उन्होंने याद कहा था कि राजनीतिक दलों में खुल कर लेना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि ग्राम पंचायत को समाप्त करने का प्रावधान अशोक मेहता समिति में किया गया था, लेकिन इसका कुछ खास महत्व नहीं था। इसके बाद में एक आती है जी दांतेवाड़ा समिति, ये 1978 में आती है जी। ये भी एक तरीके से कुछ खास नहीं था जी, मोरारजी देसाई की सरकार में ही थी। विकेंद्रीकृत नियोजन और पृथक जिला नियोजन, इन्होंने कहा था कि विकेंद्रित होनी चाहिए नियोजन, लेकिन जिला नियोजन है वो अलग होना चाहिए, जिसमें कलेक्टर के पास वो शक्तियां हो। वकालत की गई थी और हनुमान राव समिति ने भी दांतेवाला समिति का समर्थन किया था जी। आपने इस समिति का नाम याद रखना है, दांतेवाला समिति 1978 में आई थी। और किसने समर्थन किया था, हनुमान राव समिति ने भी इसका समर्थन किया था कि जो विकेंद्रीकृत नियोजन है वो जिले में जिला नियोजन आवश्यक है और उसका नेतृत्व केवल और केवल कलेक्टर के पास होना चाहिए जी। तो ये समितियां आई थी जी। इसके बाद इनकी आगे बात करें, हम देखते हैं इसके आगे कि जीवी राव समिति आई थी। जीवी राव समिति 1900 आई थी 85-86 में, जिसका नियमित चुनाव होने चाहिए। इन्होंने ये कहा था, जीवी राव समिति ने कहा नियमित चुनाव होने चाहिए और तथा कलेक्टर के ऊपर जिला विकास आयुक्त होना चाहिए। यानी जो कलेक्टर के ऊपर जो एक और व्यक्ति होना चाहिए जिसे जिला आयुक्त होनी चाहिए और जिसकी मूल इकाई जो है जिला होनी चाहिए, यानी जिले के रूप में संचालित होनी चाहिए। ये जीवी राव समिति के द्वारा ये बात कही गई थी। इसके बाद आती है जी सिंघवी समिति 1986। देखिए इनका क्रम याद रखना, निम्नलिखित में से क्रम सेट कीजिए। पहले जीवी राव समिति आएगी, उसके बाद सिंघवी समिति आएगी। सिंघवी समिति आएगी 1986 के अंदर। उसमें ये बात कही गई है कि यह समिति राजीव गांधी के, अब देखिए राजीव गांधी जी की ये आई थी। इस समिति में क्या था, रिवाइटलाइजेशंस यानी पुनरुद्धार करना ऑफ राजस्थान पंचायती राज ये था, यानी इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी ऑफ डेवलपमेंट विषय पर गठित की गई थी ये, कि जो इसे पुनर्द्वारा स्थापित करना उससे संबंधित ये चीज थी। इसके बाद आगे आई थी थंगुन समिति, ये 1988 में आई थी और इसमें ये बात कही गई थी
कि संवैधानिक दर्जा दी जाए। ये आ गया जी आपका प्रश्न जी, कि किस समिति में ये बात कही गई थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ये समिति है जी थंगुन समिति जी। और केंद्र में जिला परिषद और पंचायतों की अवधि 5 वर्ष रखनी चाहिए जी। ठीक है जी, 5 वर्ष समय भी निर्धारित करने का प्रावधान किया। और उपरोक्त सभी समितियों की अनुशंसा पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था जी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था, उसके बाद आया था जी। देखिए, एक प्रयास राजीव गांधी जी ने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। लोकसभा में पारित हो गया था। जब वो राज्यसभा में गया तो लोकसभा भंग हो गई थी, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में ही चर्चा करेंगे जी। तो अब हम बढ़ते हैं 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 में आया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में क्या है, इसकी संघीय व्यवस्था क्या है, इसे किस प्रकार है। तो हम बात करें, जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज को संघीय व्यवस्था की तीसरी इकाई के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, यानी संविधान में मान्यता दी गई थी। और किस अधिनियम के तहत वो था जी, वो था 73वां संविधान संशोधन। ये ग्रामीण स्वशासन से था। 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से था जी, यानी नगरीय शासन से था जी। इस बात का ध्यान रखना जी। हम इसको विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसमें यह कहा गया था कि एक नई भाग जोड़ा गया और नया भाग जोड़ा गया था, और उसमें अनुसूची जोड़ी गई थी नई, जो 11वीं अनुसूची थी। और उसमें क्या 12 अनुच्छेद रखे थे, 200 अनुच्छेद 241 से लेकर 253 तक 12 अनुच्छेद रखे थे। और जिसमें यह बात कही गई थी कि पंचायती जो राज की जो व्यवस्था है वो राज्य का शासन का अनिवार्य अंग होगा, यानी अनिवार्य अंग बना दिया गया था। इस बात का ध्यान रखना जी। और संशोधन से पहले पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना या न करना ये राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी थोपी नहीं गई थी चीज़। इस बात को भी ध्यान रखना जी। और इसके अलावा जो भी ये नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, लागू कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वो उन पे निर्भर करता है जी। अब हम देखते हैं 73वें संविधान संशोधन की अनिवार्यता क्या था, प्रावधान किया गया था। तो अनिवार्यता का क्या प्रावधान था जी, इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी गई है भारत में। अगर आपसे पूछे भारत में पंचायती राज का ढांचा है, त्रिस्तरीय करके आना है जी। कई राज्यों में द्विस्तरीय है, लेकिन अपने त्रिस्तरीय करके आना है। भारत में पूरा जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है जी। इसमें अनुच्छेद 243A में क्या कहा गया है कि जो इसका ढांचा होगा वो त्रिस्तरीय होगा, और जिसमें पहला ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, 3 स्तर होंगे जी। अधिनियम में यह उपबंध किया गया, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में मध्य स्तरीय पंचायतों का गठन करना आवश्यक न होगा। ये देखिए, जिसकी 20 लाख से कम है ना, उन्हें जो मध्य स्तर वाला है ना, जो ब्लॉक खंड वाला, उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें केवल ग्राम व जिला स्तर की इकाई ही गठित करनी है, ये राज्य। अब अधिकतर आपने क्या देखा होगा कि किताबों में पढ़ाते हैं या कोई अध्यापक भी पढ़ाते हैं तो वो इस चीज़ को नहीं बताते हैं, ये वाला जो मैटर है वो सीधा कह देते हैं ये है। लेकिन क्यों है, कई जगह पे 2 है, कई जगह पे 3 है, इसका कारण नहीं बताते हैं। वो इतना कह देते हैं कि ये उन्होंने अपनी सुविधा के लिए रखा है, सुविधा के लिए नहीं है। ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वो 2 ढांचे रख सकता है, 3 त्रिस्तरीय ढांचे की आवश्यकता नहीं है जी। अब आप कहोगे कि 20 लाख से तो सभी राज्यों की ज़्यादा है। वो आधार वर्ष 1971 का रखा गया था, यानी 1971 की जनसंख्या के अनुरूप 1992 में ये प्रावधान किया गया था जी। आगे हम बात करेंगे, इनके जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष होनी चाहिए। और इसमें आयु कही गई है 21 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो वो चुनाव लड़ने का अधिकारी होगा। और संविधान के अनुच्छेद 243C में इसका राज्य के विधानमंडल की विधि द्वारा पंचायतों की संरचना बताई गई है। तो अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना बताई गई है। अनुच्छेद जो बाद में है जी, पंचायतों का कार्यकाल,
देखिए जी, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन विघटन की दशा में 6 माह के अगर पंचायतों का विघटन हो जाए तो 6 माह के अंदर नया चुनाव कराना आवश्यक बताया गया है। तो यहाँ 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। यदि विघटित पंचायत की कार्यावधि 6 माह से कम बची है, अगर 6 महीने से, मान लीजिए 5 साल होने में 6 माह से कम है, 4 महीने रहते हैं, तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे नहीं 4 महीनों के लिए चुनाव करें और 4 महीने बाद में फिर चुनाव करें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है जी। मध्यावधि चुनाव होने की दशा में उसका कार्यकाल भी शेष अवधि के लिए ही होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि पंचायती जो पंचायतें विघटित हो गई और वो 3 वर्ष के बाद में विघटित हो गई, तो अगला जो होगा ना वो शेष समय के लिए ही होगी। ऐसे नहीं वो 5 साल लगातार चलेगी, नहीं, जो शेष समय बचेगा 2 वर्ष उसके लिए ही होगी जी। इस बात का ध्यान रखना। तो ये इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जी, थोड़ा सा ध्यान रखना जी। और इसमें ये कहा गया है कि संभवतः इसका उद्देश्य यह है कि पूरे राज्य में सभी पंचायतों का चुनाव एक साथ कराना है जी, ऐसे नहीं है आगे पीछे हो जी। राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से अनुच्छेद 243A में यह है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया, यानी जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है जी। इस बात का ध्यान रखना जी। कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो जी। इसके बाद है जी, जो पंचायती राजों के अंदर स्थानों का आरक्षण दिया गया है जी, वो आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 243D के अंदर। इसमें ये कहा गया है कि पंचायतों में आरक्षित सीटों का 1/3 सीटें दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगी, और इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होगी। 33% आरक्षण का प्रावधान है जी महिलाओं के लिए। और तीनों ही, और एक बात का ध्यान रखना, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि इसका जो आरक्षित सीटें होंगी वे पंचायत मात्र में सभी सदस्यों की सीटें तक सीमित नहीं होगी, उनके अध्यक्ष भी बदलते रहेंगे, उनके आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। ऐसे नहीं हर बार पुरुष ही बनेंगे, महिलाओं के लिए भी बारी आएगी। इसके बाद है जी, इसकी जो संरचना बनाई गई वह अनुच्छेद, वो मैंने बता दिया है, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज्यों की जो धारा 5 है, 243 धारा 5 में ये इनकी संरचना का उपबंध किया गया है कि इसकी संरचना किस तरीके की होनी चाहिए। इसमें है जी, इसके बाद आगे बात कही है संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है, उसमें कुछ ऐच्छिक प्रावधान किए गए हैं, वो कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं जी। जैसे विभिन्न स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं व उनकी सभापतियों का नामकरण करना, आरक्षण नीतियों का क्रियान्वित करने का तरीका क्या है, यानी कहाँ पे कौन सी सीट निकालनी है, कैसे निकाली, वो उसमें प्रावधान किया गया। पंचायतों को विभिन्न करों व शक्तियों का हस्तांतरण करना, ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ प्रावधान किए गए थे। पंचायतों द्वारा चुंगी आदि लगाने की शक्ति है जी। ग्राम पंचायतों में मध्य स्तरीय पंचायतों का, यानी जो ब्लॉक स्तर का है, उसका आकार व क्षेत्र निर्धारित कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन कौन शामिल होगा, उसके बारे में बात की है। और ग्राम सभा के कार्य व शक्तियाँ, ये सारे जो राज्य की विधानमंडल है उन पे निर्भर करता है कि वो कितनी शक्तियाँ प्रदान करना चाहते हैं इन्हें जी। तो ये इसमें कहा गया है जी। इसके बाद इसके कुछ शक्तियाँ दी गई है जी, तो वो देख लेते हैं जी। अनुच्छेद 243G के अनुसार यह सत्ता कुछ शक्तियां दी गई है। अनुसूची 11 के अनुसार आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करना तथा आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाओं को क्रियान्वित करना, ये बातें हैं जी। देखिए, आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो ग्रामीण स्तर का है, ग्रामीण स्वशासन है, यानी ग्रामीण शासन है, उसमें कितने विषय रखे गए हैं, उसमें 29 विषय रखे गए हैं। ये स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 में ये प्रश्न आया था कि पंचायती राज में ग्रामीण शासन में कितने मद है, मद और विषय एक ही बात होती है, 29 था जी। तो इस बात का ध्यान रखना जी। तो वो कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना जी। जैसे कृषि जिसके अंतर्गत कृषि का प्रसार सम्मिलित हो, यानी कृषि संबंधी कार्य। ग्रामीण आवास से संबंधित है, पेयजल
से संबंधित भूमि सुधार तथा भू संरक्षण, लघु सिंचाई व जल व्यवस्थापन व जल भरण विकास करना, सामाजिक वानिकी व फार्म वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य संसाधन उद्योग सम्मिलित थे, इनके बारे में बात करना। उसके अलावा खादी, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों का, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य है, महिला एवं शिशु विकास, सामाजिक कल्याण और उसके अंतर्गत अपने मानसिक रूप से अविकसितों के लिए कल्याण करना, अपंगों के लिए कल्याण करना, ईंधन व चारा, मार्ग, पुलिया, पुल, नौकायट, जल मार्ग, संचार के लिए अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण अंतर्गत विद्युत वितरण सम्मिलित है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, परिवार कल्याण, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसाय, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यकलाप, बाजार व मेले, स्वास्थ्य तथा सफाई जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दवाखाने खोलना, दुर्लभ वर्गों के लिए विशेष अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का कल्याण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्तियों का अनुसरण करना, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम करना और शिक्षा के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित करना। तो ये 29 विषय हैं जी, इनको ध्यान रखना जी। प्रश्न अगर आप बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये विषय कंपेयर करके पूछ लेंगे नगरीयों के साथ में, ये नगरीय विषय कौन सा है और ग्रामीण कौन सा है, और वैसे सीधा इसके पूछ लेंगे कि इसके कितने मध्य है, तो 29 है जी। तो ये था, इस पर मुख्य चर्चा हुई है। इसके बाद जो इसकी विशेषताएं हैं वो हम महत्वपूर्ण पढ़ लेते हैं भी। जो शासन की स्थानीय संस्थाएं होगी वे राजनीतिक समझ को परिपक्व बना, यानी इनको लाने का आधार क्या था, लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना, लोगों के अंदर देश की राजनीति को जानना और उनकी जो समस्याएं हैं वो सामने रखना और उन्हें राजनीतिक चेतना जगाना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था जी। तो ये पंचायती राज था जिसके अंदर 73वां संविधान संशोधन हमने पढ़ा ग्रामीण स्वशासन से संबंधित। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम नगरीय स्वशासन के बारे में करेंगे। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। देखिए ये आपको शायद समझ कम आया होगा, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा ही है और अगली नेक्स्ट वीडियो में इसका जो ढांचा है वो बता दूंगा। तो ये आज की थ्योरी थी और अगली वीडियो में इसका ढांचा बताऊंगा, तो वो भाग जरूर देखना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा बुरा आप इसके प्रति क्या राय रखते हो ज़रूर बताना जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।